नमस्कार, मैं अमित ग्रोवर अभय पत्रिका से और इस वक्त हैं नरेश जी, डायरेक्टर टर्निंग पॉइंट स्टडीज कंसल्टेंट। नमस्कार नरेश जी, स्वागत है आपका। नरेश जी, आज बहुत संजीदा एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे जो स्टूडेंट से रिलेटेड है। वो लोग जो बाहर पढ़ना चाहते हैं और वो लोग जो बाहर कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के अंदर से पढ़ाई करना चाहते हैं। नरेश जी, सवाल ये है कि एक स्टूडेंट कैसे ये पता करे कि कंसल्टेंट जिसके पास वो जा रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, वो क्या उन्हें सलाह जो दे रहा है वो सही है या नहीं है वो सलाह। मुझे ऐसा मानना है कि कंसल्टेंट चूज करना और एक डॉक्टर चूज करने जितना ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आप किसी मर्ज की दवा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो मर्ज ठीक हो जाए, तो आपको बहुत जरूरी है कि आप एक सही डॉक्टर के पास में जाएं, क्योंकि एक सही डॉक्टर ही आपको एक सही सलाह दे सकता है। तो कंसल्टेंट चूज करना भी एक डॉक्टर चूज करना जितना ही मुश्किल है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसका करियर, उसका फ्यूचर, उसका पीआर, बहुत कुछ, उसके घर वाले, बहुत कुछ उस चीजों के ऊपर से डिपेंड करता है। नरेश जी, मुझे लगता है कि ये काफी संजीदा सवाल है। तो एक स्टूडेंट जो बाहर पढ़ने की इच्छा रखता है वो कंसल्टेंट सिलेक्ट करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखें, आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये डिसीजन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट को, पेरेंट्स को। कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे जरूरी है कि जिस भी कंसल्टेंट को आप कंसिडर कर रहे हैं कि आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज उनसे लेनी है, तो सबसे पहले आपको उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। बैकग्राउंड चेक में बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे कि कितने साल से जो कंसल्टेंट है इस इंडस्ट्री में, इस प्रोफेशन में है, उनका वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का है, उनको कितनी नॉलेज है अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम जो स्टूडेंट को वो एडवाइस कर रहे हैं या ऑप्शंस उनको दे रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। एक और भी तरीका है चेक करने का बैकग्राउंड, जो भी रिव्यूज उनके कस्टमर्स के हैं, क्लाइंट्स के हैं, स्टूडेंट्स के हैं जिन्होंने उनकी सर्विसेज ली हैं, वो रिव्यूज को भी जो है स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं। आजकल स्टूडेंट्स के पास, सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट एक्सेस है, लैपटॉप्स हैं। तो जिस भी कंसल्टेंट को वो चूज करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं कौन सा कंसल्टेंट उनको चूज करना चाहिए, तो वो इंटरनेट पे एक्सप्लोर करें कि जो कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या एफिलिएशंस हैं। अभी तो मैं बहुत से स्टूडेंट शायद नहीं भी जानते कि जो एजुकेशन कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, उनकी भी इंडस्ट्री क्वालिफिकेशंस हैं कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना चाहता है तो उसके क्वालिफाइड काउंसलर्स हैं जो कोर्स करते हैं, क्वालिफाई करते हैं उनको, और वो सर्टिफाइड एजुकेशन काउंसलर बन सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने एजुकेशन कंसल्टेंट्स के लिए स्पेशली कोर्सेज डिजाइन किए हैं, और बहुत सी स्टडी करने के बाद ही एक कंसल्टेंट को नॉलेज होती है कि जिस भी कंट्री में अगर स्टूडेंट जाना चाह रहा है उस कंट्री के बारे में उनको जानकारी होती है, उस कंट्री के अंदर लिविंग कंडीशंस क्या है उसके बारे में जानकारी होती है, कितनी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हैं, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन कौन से कॉलेजेस क्या क्या प्रोग्राम्स दे रहे हैं, उनकी क्या रैंकिंग है, और जो प्रोग्राम्स हैं जो यूनिवर्सिटीज दे रही हैं उनके क्या आउटकम्स हो सकते हैं उनके फ्यूचर के लिए। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो हर एक स्टूडेंट को या पेरेंट्स को जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो इंटरनेट के माध्यम से वो जानकारी ले सकते हैं। तो रेफरेंस भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई रेफरेंस आपका है, अगर किसी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको किसी ने वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, जिससे आप एक ट्रस्ट फैक्टर आपका आता है कि कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट या स्टूडेंट ने जिनकी सर्विसेज ली हैं, वो एक रेफरेंस अगर आपको मिलता है तो वो भी एक फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन रेफरेंस होने के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि कंसल्टेंट की नॉलेज जो है, वो लेवल ऑफ जो नॉलेज है वो क्या,
ठीक है, उसके पास सभी कंट्रीज जो जहां भी स्टूडेंट जाना चाहता है उस कंट्री में को काउंसिल करने के लिए उसके पास क्या क्वालिफिकेशन, इंडस्ट्री क्वालिफिकेशन है या नहीं है। और यही चीजें हैं। कुछ एक कंपनीज की डेटाबेस भी है जो एम्बेसीज हैं जो ऑन रिकॉर्ड रखती हैं। कुछ एसोसिएशंस हैं जहां पर स्टूडेंट जो है उनका डेटाबेस देख सकते हैं ऑनलाइन। एक एरी ऑर्गेनाइजेशन है, AAERI, ये इट स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया। तो स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया के लिए जो भी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टूडेंट को काउंसलिंग देते हैं, उन सबका जो डेटाबेस है वो एरी की वेबसाइट पर मिल जाता है। लोकेशन के हिसाब से, जहां भी स्टूडेंट जिस भी लोकेशन से बिलोंग करता है वो लोकेशन के हिसाब से उनको सर्च कर सकता है। तो जो एरी है, जो एरी मेंबर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस, वो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं। तो उनका एक फ्रेम है कि वो कितना वो मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं कंसल्टेशन फीस। तो कोड ऑफ एथिक्स के को फॉलो करते हैं और सभी जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उनको मिसलीड नहीं करते। जो कोड ऑफ एथिक्स है जो एरी ने जो डेवलप किया है, वो जो भी एजेंसीज को फॉलो करती हैं, वो मेरा मानना है कि वो जो है उसको कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं। और भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे किसान है, KOISKN है, यूके की ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंबरशिप देती है ऑर्गेनाइजेशन को जो अच्छा काम कर रही हैं, जेन्युइन एडवाइस स्टूडेंट्स को देती हैं। तो इस तरह की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मेंबरशिप्स देती हैं कंसल्टेंट्स को बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस। तो ये चीजें हैं जो मैं एडवाइस करूंगा पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को कि वो डेफिनेटली ये जो सब फैक्टर्स हैं सब ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और कंसल्टेंट का चुनाव कर सकते हैं। नरेश जी, कुछ कंसल्टेंट्स बोलते हैं सर वीजा आपका लग गया, जैसे ही उनके पास फाइल आते हुए कहते हैं कि सर ये वीजा तो गारंटी है। हाँ, वीजा गारंटी देते हैं वो लोग। तो क्या ऐसा भी होता है कि सर कोई वीजा गारंटी दे सकता है फाइल देखते? मतलब क्या इतनी भी नॉलेज होती है या ये सब फेक है? देखिए, वीजा गारंटी, जो गारंटी वर्ड है वो इटसेल्फ मिसलीडिंग है। कोई भी कंसल्टेंट चाहे वो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, कितने ही सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, वो गारंटी नहीं दे सकता। इवन वीजा की तो छोड़ो, वो किसी को एडमिशन की गारंटी भी नहीं दे सकता। इंस्टीट्यूशन की डिस्क्रिप्शन है वो स्टूडेंट को एडमिशन देंगे या नहीं देंगे। और ऐसे ही जितनी भी हाई कमीशंस हैं, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है कि वो वीजा ग्रांट करेंगे या नहीं करेंगे। कंसल्टेंट्स उनको सिर्फ ये एडवाइस कर सकते हैं कि क्या स्टूडेंट एडमिशन की क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, उसकी एडमिशन के चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या हैं। सिमिलरली, क्या वो वीजा की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, जो रिक्वायरमेंट, जो चेकलिस्ट हाई कमीशन की उनकी वेबसाइट पर होती है, वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स हाई कमीशन एक्सपेक्ट करता है, उस शेप में डॉक्यूमेंट्स, वो सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में है या नहीं है। तो चेकलिस्ट को फॉलो करना थोड़ा सा आपके चांसेस ऑफ सक्सेस को बढ़ा देता है। चाहे वो एडमिशन के लिए चेकलिस्ट आप इंस्टीट्यूशन की फॉलो कर रहे हैं या वीजा के लिए चेकलिस्ट आप हाई कमीशन की फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ प्रोबेबिलिटीज हैं, जो चांसेस ऑफ सक्सेस है वो ही कंसल्टेंट बता सकते हैं। लेकिन कोई गारंटी शब्द अगर आपको यूज कर रहा है तो दैट इज मिसलीडिंग, क्योंकि गारंटी या तो आपको गोल्ड देगा या फिर फ्रॉड देगा। ठीक कह रहे हैं। तो ये रॉन्ग नंबर है। ठीक है। सो एक सवाल और है जो हमारे दर्शकों ने पूछा है हमसे, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कुछ कंसल्टेंट्स आजकल कहते हैं कि सर पैसे नहीं देने, वीजा मिल जाएगा और फीस लेंगे हम वीजा के बाद में। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात है सर कि उन्हें कुछ नहीं पे करना है, कोई फीस नहीं, और वो कहते हैं कि वीजा मिल जाएगा तब आपको देना है। तो क्या ये प्रोसीजर ठीक है सर? ऐसा ही होता है? मेरी अपनी जो इसमें राय है, कोई भी कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ स्टूडेंट को कंसल्ट कर सकती है। वो इन्वेस्टर नहीं है, वो कोई इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि उनको वीजा की गारंटी मिल जाएगी या उनको वीजा के बाद वो इस तरह का कोई ऑफर दे पाए। ये अनएथिकल प्रैक्टिस मैं कहूंगा कि है। कोई भी स्टूडेंट है उसको इनिशियल स्टेज से ही एक्सपेंसेस अपनी ही पॉकेट से करने होते हैं। पेरेंट्स जो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो अफोर्ड करते हैं वो एक्सपेंसेस। जैसे कि
अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को किसी एडमिशन अप्लाई करना है आपको, तो बहुत सी कंट्रीज हैं जहां एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फीस है। आपको अप्लाई जब करना है तो एप्लीकेशन फीस यूनिवर्सिटी को पे करनी है। अगर एडमिशन आ जाता है तो आपको कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस का डिपॉजिट देना है, या फिर जब आपको वीजा अप्लाई करना है तो आपको वीजा फीस है वो एम्बेसी की पे करनी है। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो स्टूडेंट को पे करने होते हैं। अगर तो कंसल्टेंट कोई ऐसा आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आपको वीजा गारंटीड है या वो सारे पैसे वीजा के बाद लेगा, तो ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसा कोई डील लग रहा है कि उसको कोई एक्सपेंस नहीं करने, कंसल्टेंट अपनी पॉकेट से कोई एक्सपेंस करता है, तो मेरे हिसाब से वो एक जेन्युइन एडवाइस आपको नहीं देगा। और स्टूडेंट को भी ऐसा लगता है कि अगर वो कोई खर्चा नहीं कर रहा, उसे कोई लॉस नहीं है, इन केस उसका वीजा ग्रांट नहीं हुआ तो कंसल्टेंट का सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें उसका लग गया तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो बहुत से केसेस हम लोग ऐसे देखते हैं कि स्टूडेंट्स इस तरह की डील की वजह से उनका वीजा डिक्लाइन हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनका बहुत बड़ा नुकसान इसके अंदर होता है, जो मैं बताना चाहूंगा कि वो कैसा नुकसान हो सकता है। या तो ऐसी डील में आपका वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर आपका वीजा नहीं लगता तो आपका कंसल्टेंट कभी भी आपके साथ वीजा एप्लीकेशन में लगाए हुए डॉक्यूमेंट्स शेयर नहीं करता, क्योंकि उसको इस बात का लालच होगा कि अगर मुझे वीजा स्टूडेंट को अगर मेरा कैसे भी करके मैं उसको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स वीजा के साथ फाइल करके वीजा एप्लीकेशन के साथ फाइल करके उसको वीजा कैसे भी ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि वो खुद उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो आपके सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स वीजा फाइल के साथ लगाएगा। तो ऐसा हो जाता है कि वीजा रिजेक्ट होता है और स्टूडेंट्स को कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता कि उनकी वीजा फाइल में क्या पेपर्स फाइल किए गए हैं, वो जेन्युइन थे, नॉन जेन्युइन थे। तो मैं मानता हूं कि अगर उसका वीजा डिक्लाइन हो जाता है और ऐसे उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वीजा एप्लीकेशन में क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, फ्यूचर में वो शायद उसको रीअप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी एक बार वीजा डिक्लाइन होता है आपके पास रीअप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन जब भी आप वीजा रीफाइल करते हैं तो आपको अपनी प्रीवियस एप्लीकेशन की सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको डिस्क्लोज करनी होती है। आपको वीजा फॉर्म में भी आपका प्रीवियस फाइल नंबर क्या था, रीजन ऑफ डिक्लाइन क्या था, ये आपको री एप्लीकेशन जो आप होगी उसके अंदर आपको ये सब डिस्क्लोज करनी होती है। अगर स्टूडेंट के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली कंसल्टेंट से, तो बेसिकली वो ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाता है कि वो शायद दोबारा वीजा फाइल ना कर पाए। और अगर वो फाइल नंबर उनको मिल भी जाता है, कभी भी कोई कॉपी जो डॉक्यूमेंट्स की लगाई गई है वो कंसल्टेंट ने जो फाइल किया है वो उसका रिकॉर्ड उसके पास नहीं होगा, तो वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स थे, जेन्युइन नहीं थे, इसका कोई भी रिकॉर्ड स्टूडेंट के पास नहीं है। और अगर वीजा डिक्लाइन कैरेक्टर ग्राउंड पर हो जाता है, कैरेक्टर ग्राउंड में जैसे कि फेक डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो ऐसे ग्राउंड पर अगर आपका वीजा डिक्लाइन हो गया तो शायद आपका वीजा भी बैन हो सकता है एज पर गाइडलाइन। तो फ्रॉडलेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ही सीरियस एक ऑफेंस है। हम सभी स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स और सही इंफॉर्मेशन अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करें। वीजा अगर किसी भी वजह से डिक्लाइन हो जाता है, कोई भी एबीसी रीजन हो, आप रीफाइल कर सकते हो। आपके पास वीजा डिक्लाइन लेटर का रीजन आता है, आप उसको जस्टिफाई करो, एडिशनल इंफॉर्मेशन आप सबमिट करो, डॉक्यूमेंट्स एडिशनल सबमिट करो, आप रीफाइल कर सकते हो। बट अगर आपके पास आपकी प्रीवियस एप्लीकेशन का ना तो फाइल नंबर है, ना ही उसके साथ लगाए हुए डॉक्यूमेंट्स का कोई रिकॉर्ड है, तो फिर आप कैसे, तो आप अपनी सेकंड एप्लीकेशन को कैसे फाइल करोगे? ठीक है। तो यही नहीं है कि आप सिर्फ उसी वीजा उसी एम्बेसी के लिए वीजा फाइल करना आपके लिए मुश्किल होगा, तो शायद दूसरी किसी कंट्री में भी अगर आप वीजा फाइल करेंगे तो हर वीजा फॉर्म के अंदर आपको ये डिस्क्लोज करना होता है कि आपने कहीं कहीं पहले वीजा अप्लाई किया है, आपका कोई वीजा डिक्लाइन हुआ है, आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। उस केस में भी स्टूडेंट दूसरी कंट्रीज में भी वीजा अप्लाई करने से रह जाएगा, तो वो बिल्कुल नहीं इसको हाइड कर सकता कि उसका कहीं से वीजा पहले डिक्लाइन है, तो वो किसी और कंट्री में भी जो है वीजा फाइल नहीं कर सकेगा। तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। फॉर इंस्टेंस अगर उसका वीजा ग्रांट हो गया, जो एजेंट ने डॉक्यूमेंट्स लगाए
और वीजा ऑफिस ने वेरीफाई नहीं किए पेपर्स और मिस्टेकनली अगर कोई वीजा ग्रांट हो भी जाता है तो स्टूडेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो दोबारा प्रॉब्लम में नहीं आ सकता, क्योंकि उसका सारा जो रिकॉर्ड है वो हाई कमीशन के पास है। और इफ इन केस उसको वर्क परमिट लेना है या जिस कंट्रीज में माइग्रेशन स्टूडेंट फाइल कर सकता है उस कंट्री में अगर वो माइग्रेशन के लिए भी अप्लाई करता है आफ्टर स्टडीज, तो उस केस में भी जो उसका रिकॉर्ड हाई कमीशन में गया हुआ है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसके ओरिजिनल को सबमिट जो है करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं, उनकी वेरिफिकेशन जो है वो हाई कमीशन कर सकता है। अगर आपका कोई भी वीजा ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर अप्रूव हुआ जो जेन्युइन नहीं थे तो लेटर स्टेज वो चीजें आपके उनके नोटिस में आ जाती हैं। तो आपने अगर 2 साल की 3 साल की डिग्री करी, उसके बाद आप अगर माइग्रेशन आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और फाइल करते हो, उस केस में जब आपके पेपर्स को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट जो है ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा कि उसका जितना भी टाइम और इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर हुई है सारी बेकार। और अगर कंसल्टेंट आपको ऐसे डील दे रहा है तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ अंडरस्टूड बात भी है कि वो आपसे काफी हैवी अमाउंट जो है वो चार्ज करेगा। शायद अगर आप खुद से वो एक्सपेंसेस करें जो कि एथिकल वे ऑफ अप्लाइंग है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत सारी फीस जो कंसल्टेंट को दे रहे हो वो आप अपनी ट्यूशन फीस पर अपने बच्चे के लगा सकते हो, या स्टूडेंट अपने ट्यूशन फीस के लिए यूनिवर्सिटी को पे करे, वो ज्यादा प्रोडक्टिव है रादर कि वो कंसल्टेंट को बहुत हाई अमाउंट पे करे। तो मैं ऐसा रेकमेंड नहीं करता। तो स्टूडेंट का सिर्फ पैसे का शायद लॉस ना हो, लेकिन उसका अगर कैरेक्टर यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स में या किसी एम्बेसी के रिकॉर्ड में खराब हो जाता है तो शायद वो उसके लिए परमानेंट उस एंट्री के डोर्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो जैसे आपने सुना कि अगर कोई कंसल्टेंट आपसे ये कहता है कि आप वीजा के बाद में हमें फीस दीजिएगा, तो शायद वो आपके लिए एक बहुत एडवाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका वीजा रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ, इन केस अगर आपका वीजा रिजेक्ट हुआ तो वो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएगा, वो देगा ही नहीं डॉक्यूमेंट देने, वो आपको डॉक्यूमेंट्स कभी देगा नहीं और शायद आपका फ्यूचर अंधकार में जा सकता है। तो कृपया करके आप इस चीज का जरूर ध्यान दें कि अगर कोई भी कंसल्टेंट आपसे ये कहे कि आपकी कोई फीस नहीं लग रही है और आप वीजा के बाद में हमें पैसे दीजिएगा, तो वो काफी आपके बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए वो शायद वो सही स्टेप नहीं होगा। नरेश जी, अगर कंसल्टेंट हम लोग बात करें कि अगर कोई कंसल्टेंट चूज करना है किसी भी स्टूडेंट को, तो किन किन बातों का वो ध्यान रखे? तो कुछ मेजर पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे कि इन बातों का ध्यान वो जरूर रखे जो हमारे दर्शक हैं वो भी सुने और वो चाहेंगे कि सब चीज अगर वो कंसल्टेंट कभी चूज करते हैं तो वो किन किन बातों का ध्यान रखे? ये बहुत जरूरी है सर, ये प्लीज बताएं। जी बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट के करियर की जो फ्यूचर करियर है वो उसकी काउंसलिंग पे भी डिपेंड हो सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को या पेरेंट को ये एडवाइस चाहिए कि उनको कौन सा कोर्स फर्दर उनकी ये करियर काउंसलिंग का पार्ट है, अगर उनको कोर्स या यूनिवर्सिटी सजेस्ट की जाए तो एक एक्सपीरियंस्ड काउंसलर हमेशा उनको अच्छी ऑप्शंस मिलेगा। 4, 5, 6 अप टू 10 ऑप्शंस जो है वो कंसल्टेंट को देता है और स्टूडेंट को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करे। ये किसी एक कंट्री, किसी एक यूनिवर्सिटी या किसी एक कोर्स तक लिमिटेड नहीं हो सकती। इसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट को एक्सप्लोर करने चाहिए। अगर आप कोई भी कंसल्टेंट होगा वो आपको कभी पुश नहीं करेगा आप यही कोर्स लो, यही यूनिवर्सिटी लो, उसी कंट्री में जाओ। वो आपको एक गाइड कर सकता है, आपको हमेशा वो अपॉर्चुनिटी देगा कि आपको खुद एक्सप्लोर करके एक डिसीजन पर आना है। ठीक है। एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एग्रीमेंट का साइन होना। जो अच्छी प्रैक्टिस में होते हैं कंसल्टेंट्स हमेशा सर्विस एग्रीमेंट जो है वो क्लाइंट के साथ करते हैं कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उनके क्लाइंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर वो चार्ज कर रहे हैं तो उनकी कंसल्टेंसी फीस क्या होगी और वो कौन कौन सी स्टेजेस पर उनसे चार्ज करेंगे। और अगर इनका इन केस एडमिशन नहीं होता या वीजा डिक्लाइन हो जाता है, अगर कोई रिफंड पॉलिसी है, कंसल्टेंसी फीस उसको चार्ज करनी है नहीं करनी है, तो जितनी भी टर्म्स कंडीशंस हैं वो सभी जो है वो एक एग्रीमेंट में
आपको जरूर साइन करने चाहिए। एग्रीमेंट है उसको कभी बिना पढ़े साइन मत करें, उसकी हर कंडीशन को ध्यान दें और तभी साइन करें। और कभी भी ऐसे कंसल्टेंट को मत चुने जो आपको किसी भी तरह की गारंटी दे, चाहे वो एडमिशन को लेके है, चाहे वो वीजा को लेके है, चाहे वहां पर पार्ट टाइम जॉब्स को लेकर के है, या परमानेंट रेसिडेंसी की अगर आपको कोई गारंटी दे रहा है तो बिल्कुल मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। किसी भी कंसल्टेंट के हाथ में ऐसा नहीं होता, उसके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है या कोई तो किसी कंसल्टेंट के पास ऐसी तो डिस्क्रिप्शन नहीं होती कि वो किसी का एडमिशन डिसीजन ले, वीजा डिसीजन ले, या वो खुद जाएगा उसके लिए पार्ट टाइम जॉब ऑर्गेनाइज करेगा, या वो किसी कंट्री की पीआर पॉलिसी उसके कंट्रोल में है। तो पॉलिसीज हैं, चाहे वो एडमिशन की है, चाहे वो वीजा की है, चाहे वो पीआर की है, वो सारी पॉलिसी बेस्ड हैं और उसमें कंसल्टेंट का कोई रोल नहीं होता। तो इस तरह की बहुत सी ओवर कमिटमेंट्स जो है वो एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन होगी, कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो कभी भी इस तरह की कमिटमेंट्स या आपको फ्रॉडलेंट इंफॉर्मेशन नहीं देगी। और मेंबरशिप्स क्या वो देखें? यस, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि कंसल्टेंट के जो डेटाबेस हैं वो कई हाई कमीशन हैं जो मेंटेन करती हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है, चाहे वो न्यूजीलैंड एम्बेसी है, कैनेडियन एम्बेसी है, यूएस एम्बेसी है, ब्रिटिश हाई कमीशन है। तो उन सबकी वेबसाइट पर जाकर के अगर कोई ऐसा डेटाबेस वो मेंटेन करते हैं तो उनके वेबसाइट पर जाकर के उन कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे जा सकते हैं, उनको कांटेक्ट किया जा सकता है। तो उनके डेटाबेस में आने का मतलब यही है कि वो एथिकल प्रैक्टिस में। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी किसी कंसल्टेंट को चूज कर रहे हैं तो आप ये सब चीजें जरूर गौर करें। धन्यवाद नरेश जी। तो आज नरेश जी ने हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी और बताया कि कंसल्टेंट सही चूज करना कितना खतरनाक हो सकता है, गलत कंसल्टेंट चूज करना कितना खतरनाक हो सकता है। और उन्होंने ये भी बताया कि कंसल्टेंट चूज करते वक्त किन किन बातों की अहम ध्यान में रखा जाए। इसी तरह के अलग अलग विषयों के ऊपर से हम नरेश जी से बातचीत करते रहेंगे और नरेश जी को हम स्टूडियो में इनवाइट करते रहेंगे। और बने रहिएगा आप भी हमारे साथ में, और हम आपको बताएंगे आगे भी इसी तरह की जानकारी लेकर हम आपके बीच में बने रहेंगे। धन्यवाद।